Hello and welcome students to our channel UGT Academics for English. My name is Lavti Patia and today we are going to solve काला पेपर का सेक्शन B which is also of 16 marks weightage. ये पूरा का पूरा आपकी टेक्स्ट बुक में से है. आधा पेपर जो है सेक्शन B का वो आपकी मेन टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में से है और बाकी का आधा सप्लीमेंट्री जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उसमें से है. फर्स्ट फ्लाइट में से आपके पोएम वाला पार्ट आएगा पूरा, सीन क्वेश्चन आंसर्स और कुछ बिना पोएट्री के आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होंगे. और जो सप्लीमेंट्री वाला पार्ट है फुटप्रिंट्स वाला उसमें आपको 2 पैसेज दिए होंगे, उसी में से आपको आंसर्स लिखने हैं. लेट्स सी व्हाट क्वेश्चंस फॉलो. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग वर्स. वर्स मतलब पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. हमको पोएम पढ़ के बाकी के आंसर सॉल्व करने. 3 मार्क्स का होगा, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन. Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. How to tell wild animals poem का नाम है. इस पोएम में आपको पोएट ने बताया है कि किस तरह सारे वाइल्ड एनिमल्स को कोई भी जब विजिट करता है फॉरेस्ट में तो वो पहचान सकता है. बहुत ही ह्यूमरिटिकल वे में उनने पूरा पोएम शो किया है. ये जो स्टैंजा है आपका ये पूरा बंगाल टाइगर को बताते हुए है. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, जब कभी आप फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. हाउ कैन अ वाइल्ड बीस्ट बी नोबल. कोई भी वाइल्ड बीस्ट जो है वो नोबल कैसे हो सकता है. यहीं पे आपका मेन ऑक्सीमोरॉन आ जाता है कि उल्टी बातें एक साथ कर रखी है. ओके, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. येलो ग्राउंड बोल रहे हैं येलो स्किन को, टाइगर की स्किन को जिसपे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. अगर तो वो आप पे हंट करने की कोशिश करता है, आपको ईट करने की कोशिश करता है, देन द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न दैट एनिमल इज अ बंगाल टाइगर. इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ विल द बंगाल टाइगर कम टू योर नोटिस. किस तरह से आपको बंगाल टाइगर की पहचान मिलेगी. तो उस पर हमारे पोएम में हमको ये सब बातें जो बताई है ये हमको नॉट इन द पोएटिक फॉर्म बट इन द डिक्लेरेटिव फॉर्म लिखनी रहेगी. अकॉर्डिंग टू द पोएट हम क्वेश्चन में से ही अपना आंसर फॉर्मेट करेंगे. विल है तो हम बंगाल टाइगर विल कम टू नोटिस, योर नहीं लिखेंगे, कम टू नोटिस बाय अ पर्सन इफ द एनिमल विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो स्किन, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो बॉडी नोबली ग्रीट्स एंड ईट्स वन. वो आराम से आपको आके बिल्कुल शांति से वो आएगा, स्नीकीली लॉन्ग ग्रासेस में से आएगा और एकदम से जब वो आपके बिल्कुल करीब होगा तब वो आप पे हंट कर लेगा. एंड ईट्स वन मतलब ईट्स वन पर्सन, जो भी पर्सन है. हम कभी भी आंसर में फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन नहीं लिखते, ना हम आई या अस लिखते हैं, ना ही हम यू या योर लिखते हैं. तो इसलिए हम 1 पर्सन लिखेंगे. According to the poet, Bengal tiger will come to notice by a person if the animal with black stripes on yellow body nobly greets and eats one. Okay. Next question is, from which poem has the given stanza been taken? Also mention the poet's name. कौन सी poem में से ये stanza लिया है और उसके poet का नाम क्या है. The given stanza जिसे हमने डिस्कस किया how to tell wild animals में से लिया है and the poet is Caroline Wells. Okay. You must learn the writer's name for this such questions. What does with black stripes on a yellow ground describe? Black stripes on a yellow ground क्या बताता है हमको पोएम में. कहाँ है पोएम. ओके, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. सिर्फ यही लिखा है black stripes on a yellow ground, तो ग्राउंड येलो और उस पर black stripes नहीं है. यहाँ पे स्किन की बात हो रही है. with black stripes on a yellow ground describe. does है तो describe में हम s लगा देंगे, V1 with SES. The body covering of a Bengal tiger. Bengal tigers की body covering इस तरह की होती है. body covering मतलब skin के लिए ही word यूज किया है. The coat pattern of a tiger. coat pattern मतलब भी उनका whole body skin या race होता है. The coat pattern of a tiger is recognized as black stripes on its yellow colored skin. skin को जो poem में ground बोला गया है. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होगी ऑफ 2 मार्क्स, 1 मार्क फॉर ईच फिगर ऑफ स्पीच. पूरी पोएम नहीं दी होगी, एक ही लाइन दी होगी, उस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच सेट हो रही है ये हमको पता लगाना है. इन हिज क्वाइट रेज. इन हिज क्वाइट रेज टाइगर इन द जू की पोएम में से लिया है लाइन, जो कि पूरा स्टैंजा है. ही वॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. इन हिज क्वाइट रेज. रेज मतलब कि गुस्सा जो होता है कि रिवेंज लेने का मन करता है या सामने वाले को ट्रबल पहुंचाने का मन करता है, पर वो उनका जो पूरा इमोशन है वो बहुत ही क्वाइटली उसको रेजिस्ट कर रहे हैं.
तो कभी भी जो रेज होती है किसी की भी वो क्वाइट नहीं होती है। यहाँ पे बोला है क्वाइट रेज, ये टोटली दो अपोजिट थॉट्स हैं। इसमें एंटीथेसिस भी दिया है हमको। एंटीथेसिस का मतलब होता है दो अपोजिट वर्ड्स, जैसे कि अप या डाउन, स्लो फास्ट, तो ये आता है एंटीथेसिस में। बट ये तो अपोजिट आइडियाज हैं कि कभी भी रेज जो है वो क्वाइट नहीं हो सकती, वो हमेशा वायलेंट होती है। सो योर आंसर विल बी ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है दो अपोजिट आइडियाज साथ में लिए गए। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्रीज पोएम में से एड्रियन रिच की ट्रीज पोएम जो है, जो विमेन को मेटाफर करती है, उसमें से ये लिया है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। नाउ ट्रीज मेटाफर तो विमेन को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पोएम में सिर्फ और सिर्फ ट्रीज की बातें की गई है। ट्रीज, हाउ कैन ट्रीज स्टम्बल फॉरवर्ड? ट्रीज आर fixed on their places with their roots on the ground, तो they can't move forward और stumble forward। ये एक पर्सन की क्वालिटी है जो आपको बताइए ट्रीज के लिए, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। किसी भी अनमूविंग चीज़ को या नॉन लिविंग चीज़ को जब पर्सन की क्वालिटीज़, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती है, कोई मूवमेंट बताई जाती है, फॉर एग्जाम्पल फैन इज रनिंग, सो फैन इज नॉट रनिंग, फैन इज स्विच्ड ऑन, दैट इज वाई इट इज गिविंग अस एयर और विंड। इस तरह से द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, तो ट्रीज कभी भी आगे चलते नहीं हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, रूफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसके लिए ऐसे सेंटेंसेस यूज किए गए जो पर्सोनिफिकेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस दिए होंगे आपको सेक्शन ए की तरह, 2 मार्क्स ईच, जिसमें से एनी 3 आपको ऑप्ट करने हैं। सबके सब पोएम में से रहेंगे, फर्स्ट फ्लाइट की पोएम्स में से जो आप पढ़ चुके हैं पूरा साल। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? योर वेरी फर्स्ट पोएम, फर्स्ट यूनिट का सेकंड पोएम जो है फायर एंड आई, उसमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्यों फायर के फेवर में है, आइस के फेवर में नहीं बल्कि फायर के फेवर में। तो आप लिखेंगे अपने आंसर में कि वो इसीलिए फायर के फेवर में है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये पूरी दुनिया अगर तो डिस्ट्रॉय हो भी रही है तो वो हेट्रेड से हो, वो चाहेंगे कि वो पीपल की डिज़ायर से ही हो। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर। होल्ड्स क्यों आ गए क्वेश्चन में? तो आपको होल्ड दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको होल्ड के साथ डज भी दिया है, तो डज की वजह से होल्ड पे V1 लग जाएगा। V1 में जब सिंगुलर फॉर्म होता है तो S या ES whatever suits वो यूज करते हैं हम। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर बिकॉज ही बिलीव्स दैट फायर इज सिंबलाइज्ड फॉर पैशन, डिजायर एंड अफेक्शन ऑफ द पीपल। वो समझते हैं कि फायर जो है वो एक सिंबल है डिजायर का, ग्रीड का, पैशन का, अफेक्शन का। तो वो यही चाहेंगे कि उसी के थ्रू, अगर तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने में कोई चांसेस हैं या ऑप्शंस हैं, तो उसी के थ्रू हो, ना कि लोगों की हेट्रेड के थ्रू। व्हाइल आइस रिलेट्स पीपल्स हेट्रेड फॉर ईच अदर, आइस जो है वो लोगों की हेट्रेड बताती है एक दूसरे के लिए, एंड ही अपोजेस द आइडिया ऑफ हेट्रेड टू बी द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। दिस विल बी योर आंसर। Now second question comes, according to the Ball poem, what does in the world of possession mean? Ball poem में बताते हैं in the world of possessions, possession word किसके लिए बोल रहे हैं? सारी की सारी materialistic चीज़ें जो है उसके लिए बोल रहे हैं। According to the Ball poem, the poet John Berryman, उनके poet का नाम है John Berryman, has used this phrase in the world of possession for relating the function of people that they can purchase what they desire or what they want but not what they had लॉस्ट। जो चीज़ वो ऑलरेडी खो चुके हैं वैसी ही एक और चीज़ वो ज़रूर बसा सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो वही के वही आइटम वापस नहीं ला सकते, वही का वही आर्टिकल ही कैन और शी कैन नॉट परचेज। लॉस ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स इज अनअवॉइडेबल इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। वैल्यूएबल आइटम्स जो हमने कभी परचेज करी थी वो हमसे खो गई है या पुरानी हो गई है, हमने उसको रफ यूज़ की वजह से ख़राब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिए, तो वही की वही वापस नहीं आ सकती, उसके जैसी सिमिलर ज़रूर वापस आ सकती है। बट द पोएट वांट्स द बॉय टू लर्न दिस दैट इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन यू कैन नॉट गेट योर वैल्यूएबल आइटम्स दैट यू हैव लॉस्ट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाई अमेंडा इज स्कोल्डेड फॉर ईटिंग अ चॉकलेट। अमेंडा पोएम जो है उसकी मदर उसको कॉन्स्टेंटली नैगिंग करती है, उसके ऊपर है ये पूरी पोएम, और अमेंडा जो है वो उसके ऊपर अपने पैरेंथीसिस का मतलब होता है अपने थॉट्स बताती है, अपनी फैंटेसीज बताती है कि उसको क्या करना पसंद आएगा। Why is Amanda scolded for eating a chocolate? So our answer will be Amanda is scolded for eating a chocolate because her mother knew it was the reason for her acne earlier. Her mother wants her to be particular about things and nags at her. उसकी ममा चाहती हैं कि वो अपनी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाए, इसीलिए वो उसको कॉन्स्टेंटली नैग करती हैं।
Okay, next question is how did Belinda's pets other than Custard face the pirate? बेलिंडा के बाकी के जो सारे के सारे पेट है, कैट है, डॉग है, माउस है, उनने कैसे फेस किया पायरेट को? कस्टर्ड तो ड्रैगन है. Okay, Belinda and her pets, who always used to boast about their bravery, got scared to face the pirate when Custard the dragon took a stand. Custard ने ड्रैगन जो था, जिसको सब लोग कावर्ड बुलाते थे, उसने स्टैंड लिया फाइनली, क्योंकि बाकी के सारे तो छुप गए थे. कहाँ छुप गए थे? Mustard was terrified and fled crying, while Ink hid himself at the bottom of household and Blink ran in his mouse hole. पोएम में अगर आप पढ़ेंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा पोएटिक वे में राइम फॉर्म करते हुए लिखा है. मस्टर्ड जो था वो रोता रह गया, इंक और ब्लिंक जो थे वो कहीं जाके घर में छुप गए. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सब क्वेश्चन इज व्हाई इज द यूथ इन डिस्पेयर इन द पोएम फॉर एन ग्रेगरी? एन ग्रेगरी पोएम में ये जो यूथ है वो डिस्पेयर में क्यों है? डिस्पेयर मतलब दुख में क्यों है? अब इस पूरे पोएम में जब आप पोएम पढ़ते हैं तब MAN मैन और MEN मैन, इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है. एन ग्रेगरी जब MEN वर्ड यूज़ करती है तब वो सभी मैन के लिए बात करती है जो कि उनको पसंद करना चाहते हैं या जो कि रिजेक्ट हो गए. और जब पोएट बात करते हैं तब वो सिर्फ खुद की बात करते हैं. तो आपको जब भी आप आंसर लिखते हैं आपको सिंगुलर प्लूरल में बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है. ओके, द यूथ इज इन डिस्पेयर इन द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी बिकॉज शी वॉन्ट्स यंग मैन. अगेन, she wants young men to love her alone and not for her yellow hair. एन ग्रेगरी चाहती हैं कि कोई भी मैन उनको, जितने भी हैं जो उनको पसंद करना चाहते हैं, वो उनकी येलो हेयर के लिए नहीं, उनकी इनर ब्यूटी, अलोन, हर अलोन मतलब उनकी इनर ब्यूटी के लिए पसंद करें, ना कि उनकी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए. और जो यूथ हैं, द यूथ लव्स एन ग्रेगरी फॉर हर ब्यूटी एंड डजंट बिलीव दैट एनीवन कैन लव हर फॉर समवन्स कैरेक्टर एंड नॉट ब्यूटी. और यूथ नहीं समझ पाते ये चीज़ को कि कोई भी इंसान ब्यूटी को छोड़ करके पर्सनल कैरेक्टर कैसा है, इंटरनली वो इंसान कैसा है, इस पे कैसे कोई भी बिलीव कर सकता है. हर कोई तुमको एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए ही पसंद करता है. इस बारे में पूरा पोएम में कॉन्ट्रास्ट किया गया है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये अब जो पैसेज आएंगे 5 मार्क्स के, फर्स्ट पैसेज आपका 3 मार्क्स का रहेगा, सेकेंड पैसेज आपका 2 मार्क्स का रहेगा. 1 मार्कर आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और ये पूरा का पूरा आपकी सप्लीमेंट्री बुक में से आएगा जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. दिस पैसेज इज फ्रॉम अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. जब हॉरेस डैनबी, जिनको बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वो खुद लॉकस्मिथ का काम करते हैं, लेकिन वो स्टीलिंग भी करते हैं, साल में एक ही बार करते हैं ताकि वो अच्छे से ज़्यादा अर्न कर ले, उसमें से स्टीलिंग में से ज़्यादा रॉबरी कर ले और फिर वो पैसे से वो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स परचेज कर सके. तो इस बार वो शॉर्ट ओवर रेंज में स्टीलिंग करने जा रहे हैं, रॉबरी करने जा रहे हैं. तो उसके बारे में ये पूरा पैसेज जो है आपका बताता है. इसके क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं. व्हाई डिड हॉरेस रिक्वायर दी मनी? हॉरेस को मनी क्यों चाहिए था? ऑफ कोर्स क्योंकि उनको बुक्स का शौक था, रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का शौक था. हॉरेस रिक्वायर्ड, डिड है क्वेश्चन में, हम रिक्वायर का रिक्वायर्ड कर देंगे. हॉरेस रिक्वायर्ड दी मनी to purchase rare and expensive books which he used to collect, जो उनको कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक था. Why was he careful about not leaving any fingerprints? कहाँ लिखा है ये हमारे पैसेज में? He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. वो pair of gloves क्यों पहन के रखते थे? क्योंकि कोई भी कभी भी वो अपनी रॉबरीज में कभी भी वो कोई भी फिंगरप्रिंट या कोई भी सुराग नहीं छोड़ना चाहते थे. He was careful about not leaving any fingerprints to prevent getting caught. Prevent मतलब पकड़े जाने से, getting caught पकड़े जाने से वो खुद को प्रिवेंट कर सके, बचा सके. by the theft, theft करने के पीछे वो पकड़े ना जाए इसलिए वो ग्लव्स पहनते थे. He used to put on a pair of gloves before touching any of the articles in the robbery place. According to Horace, how would the dog recognize him? Again we will go to the passage. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, stirring मतलब move करना, made a noise and moved its tail in a friendly way. All right, Sherry, Horace said as he passed, all you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. क्वेश्चन में पूछा है अकॉर्डिंग टू हॉरेस, हॉरेस की क्या समझदारी थी कि डॉग्स को कैसे हम नोन फील करवा सकते हैं कि कोई अननोन नहीं आए, कोई स्ट्रेंजर नहीं आए. द डॉग वुड रिकग्नाइज हिम इफ ही कॉल्स द डॉग बाय इट्स राइट नेम एंड शो देम लव. ओके, लास्ट क्वेश्चन अगेन आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से है. 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 1 मार्क ईच. मैडम लूजिल वाला चैप्टर है, नेकलेस चैप्टर जो है कि मैडम लूजिल जो है वो मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस लूज कर देती है, वो उनसे बोरो करती है एक इवनिंग पार्टी के लिए, लेकिन फिर बाद में वो खो देती है. उसके ऊपर ये आपका पूरा पैसेज है.
Why did मैडम लूजल लुक ओल्ड? अब मैडम लूजल ओल्ड क्यों दिखाई दे रही है? कब की बात है ये? जब वो पुअर तरीके से अपनी लाइफ जी रही थी उनके हस्बैंड के साथ, मिस्टर लूजल के साथ, और वो बता रहे हैं यहाँ पे कि अब वो एक डेलिकेट सी गर्ल नहीं रही हैं, दिख तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड, बहुत ज़्यादा क्लमजी रही हैं, और वो बिल्कुल भी डेलिकेट नहीं रही हैं. शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग हार्ट विमेन नाउ बिकॉज ऑफ हर पॉवर्टी. मैडम लूजल लुक्ड ओल्ड बिकॉज ऑफ द रफ टाइम दे हैड टू फेस टू पे अप देयर बोरोइंग्स. उनने जितनी भी बोरोइंग्स की थी वो नेकलेस को परचेज करने के लिए, नेकलेस तो उनने तुरंत ही मैडम फॉरेस्टियर को दे दिया था, बट उनको जो बोरोइंग्स लेनी पड़ी थी, जो लोन्स लिए थे उनने, वो 10 ईयर्स तक चले थे. 10 ईयर्स तक ऐसी लोअर मिडिल क्लास लाइफ जी कर वो बहुत ज़्यादा ओल्ड और रफ दिख रही थी. Her sacrifices and hard work had turned her into a strong-hearted woman, the crude woman of poor household. She was perfect in all the things now. What did Madame Loisel think about sometimes? कभी कभी जब वो अकेली बैठती थी तो वो किस बारे में सोचती थी? We'll go to our passage. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times. Former times मतलब past की बात करें, पहले के टाइम का वो याद करती थी. Of that ball where she was so beautiful and so flattered. Okay. मैडम लूजल थिंक अबाउट समटाइम्स. ओके, मैडम लूजल थॉट, डिड है हमारी क्वेश्चन में, थिंक को हम थॉट कर देंगे. मैडम लूजल थॉट अबाउट द इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड. समटाइम्स शी यूज्ड टू रिमेंबर दैट इवनिंग ऑफ बॉल पार्टी विच कम्प्लीटली चेंज्ड हर लाइफ. आपको बिल्कुल वन लाइन में आंसर खत्म नहीं करना है, आपको फिर से लिखना है कि कभी कभी वो किस बारे में सोचती थी, फिर आपको ओन वर्ड्स में लिखना है, ना कि पैसेज से ढूंढकर आपकी क्या थॉट है उसके ऊपर कि कौन सी पार्टी थी, कब की वो बात करें तो आप लिखेंगे शी यूज्ड टू रिमेंबर दैट इवनिंग ऑफ बॉल पार्टी विच कम्प्लीटली चेंज्ड हर लाइफ. कि वो एक दिन वो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इतनी प्रिटी लग रही थी, वैसी लग्जरियस लाइफ जैसी वो हमेशा से चाहती थी, वो एक दिन में उनको मिली, और उसी एक दिन में उनकी ही केयरलेसनेस की वजह से वो पूरी लाइफ जो है उनकी टर्न हो गई. दिस वॉज योर सेक्शन बी ऑफ गाला पेपर 2. आई होप यू find it very easy because you have studied for the whole year. Please raise your doubts in the comment section. All the best.